हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुराग गर्ग, सीनियर फैकल्टी मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं यहाँ पर आया हूँ 16 मार्च को जो मेंस का पेपर अभी हुआ है, शिफ्ट 1 के केमिस्ट्री पार्ट का पेपर डिस्कस करने के लिए। लेकिन उसको शुरू करने से पहले हमारी जो केमिस्ट्री टीम है, एक इंट्रोडक्शन में देना चाहूँगा। इसमें सबसे पहले है मिस्टर विजय प्रताप सिंह, जो यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील करते हैं, फेमस टीचर है, आपने काफ़ी नाम भी सुना होगा इनका। उनके बाद फिर मैं बात करना चाहूँगा मिस्टर राम रतन द्विवेदी सर, और सब लोग इन्हें आरडी सर के नाम से भी जानते हैं। फिज़िकल केमिस्ट्री हमारे यहाँ पर डील करते हैं। और इसी कड़ी में अगर मैं आगे बढ़ूँ तो मैं नेक्स्ट बात करना चाहूँगा मिस्टर प्रवेश गर्ग का। ये भी हमारे यहाँ पर फिज़िकल केमिस्ट्री ही डील करते हैं। उसके आगे फिर और चलते हैं तो मिस्टर DN पाठक सर, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील करते हैं यहाँ पर। और उसके बाद ये तो डेफिनेटली आप लोग जानते ही होंगे, जो आपके सामने अभी है माई सेल्फ, अभी जस्ट मैंने बताया था AG सर, तो मैं यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही डील करता हूँ। चलिए खैर, तो इस इंट्रोडक्शन के बाद अब हम शुरू करते हैं ऑर्गेनिक का 16 मार्च का शिफ्ट 1 का केमिस्ट्री का पेपर। चलिए, इसमें देखिए क्वेश्चन हमें दे रखा है, अमंग द फॉलोइंग द एरोमेटिक कंपाउंड आर। तो भाई ये तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं एरोमेटिसिटी, उसका ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो, इसमें 4 ऑप्शंस हमें दे रखा है, A B C D, बताना है कौन सा एरोमेटिक है। तो यहाँ पर इसके इसमें देखिए, अगर मैं बात करूँ ऑप्शन A की, तो तुम्हें याद होगा एरोमेटिक होने का 3 कंडीशंस होता है। फर्स्ट कंडीशन, द मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक एंड प्लेनर। सेकंड कंडीशन, साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए, मतलब साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन है हकल रूल को फॉलो करे। हकल रूल का मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, उतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो, इसमें रिंग में ये वाला कार्बन देखो आप, इस केस में हम चलो ठीक है बात करते हैं। यहाँ पर इसमें ये जो कार्बन है, जरा इस कार्बन को देखो, दिस इज सिंगल बॉन्डेड कार्बन। तो अगर रिंग का कोई कार्बन सिंगल बॉन्डेड है तो डेफिनेटली उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 होगा। और अगर रिंग में किसी भी कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 आ जाए तो रेजोनेंस शो नहीं करेगा, और रेजोनेंस शो नहीं करेगा तो ये डेफिनेटली फिर एरोमेटिक नहीं होगा, ये तो नॉन एरोमेटिक होगा। तो A ऑप्शन यहाँ पर हो नहीं सकता है। उसके बाद B ऑप्शन, अब B ऑप्शन से इजी तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। बेंजीन है, सारे कार्बन sp2 है, प्लेनर भी है, 3 पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है, और 3 पाई बॉन्ड का मतलब कितना हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें रेजोनेंस में होंगे। तो B ऑप्शन यहाँ पर एरोमेटिक होगा। C की बात करें तो 2+2 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर है ही। C पे चार्ज नेगेटिव है, मतलब एक लोन पेयर भी होगा। ये लोन पेयर भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो कितना हो गया, 2+2 एंड +2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी एरोमेटिक होगा। और अगर D ऑप्शन की बात करें तो D ऑप्शन में देखिए 2+2, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर आया 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई का मतलब एंटी एरोमेटिक, जबकि हमसे कहा गया है एरोमेटिक कंपाउंड कौन कौन से हैं, तो आंसर B एंड C है। अब ऑप्शन में ऐसा दे रखा है, तो बताइए B और C इसमें कहाँ पर आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आंसर इसका नंबर जो 4th होगा वही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को given below are 2 statements, H2O2 can act as both oxidizing and reducing agent in basic medium। तो वो एसिडिक मीडियम में भी होता है, बेसिक मीडियम में भी होता है, और दोनों की तरह काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। दिस इज स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन। इन हाइड्रोजन इकोनॉमी द एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ डाई हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एक एनर्जी का सोर्स है, हाइड्रोजन, और दैट हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ H2। सो एनर्जी जैसे भी आपको अगर हाइड्रोजन से एनर्जी चाहिए तो वी हैव टू फर्स्ट एनरिच इन सिस्टम विद H2। सो एनर्जी कैरियर हमारे लिए बेसिकली हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दैट इज डाई हाइड्रोजन H2 है। सो स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है और स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सो 2 is the right answer, which is both statement first and statement second are true. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिवन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिंडलार कैटलिस्ट। तो पहले तो हम बात करें हाइड्रोकार्बन में, ये हम काफ़ी पढ़ते हैं। तो लिंडलार कैटलिस्ट जो होता है वो ये होता है पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, साथ में होता है लेड एसिटेट एंड क्विनिलीन का ये मिक्सचर होता है। तो कहने का मतलब इसके प्रेजेंस में क्या होता है, ये पैलेडियम की जो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ है उसको ये रिड्यूस कर देता है, उसके लिए पॉइजन का वर्क करता है। आई बात समझ। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो ऑप्शन 2 है यही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या लिखा हुआ है, पार्शली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल। तो याद रखिएगा यही यहाँ पर हम बात करेंगे, यही लिंडलार कैटलिस्ट होता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा इसका नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक द प्योरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो सीधा से इसका जो क्वेश्चन, इसका जो आंसर आता है वो है इसका नंबर 3। डायरेक्ट इसका आंसर है ये तो नंबर 3। ठीक है, क्या फिजिकल स्टेट ऑफ द प्योर कंपाउंड। तो यही इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें गिवन है, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ विटामिन इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी रिलेटिवली फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। तो भाई ये क्वेश्चन भी हम कह सकते हैं, आप देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों से जो ये टॉपिक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, प्योरिफिकेशन वगैरह, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी उसमें से, और पूरे के पूरे ये टोटली हम कह सकते हैं कि थ्योरेटिकली बेस्ड ये है, मतलब फैक्चुअल है। इसमें अगर आपको डायरेक्टली आंसर अगर बिल्कुल पता है तो आप बना सकते हो, अदरवाइज तो फिर कोई चांस नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन भी मैं कह सकता हूँ कि ये भी एनसीईआरटी बेस्ड ही है, जिसने पढ़ा होगा उसके लिए तो ये इजी होगा। तो यहाँ पर देखिए इस केस में जो इसका करेक्ट आंसर होता है लॉन्गर टाइम के लिए जो होता है वो होता है विटामिन ए। विटामिन ए एंड विटामिन डी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपाउंड हमें दे रखा है, एनिलीन दे रखा है, रिएक्शन करा रखा है Na-NO2 प्लस HCl से X बना रखा है, उसके बाद फिनोल बना रखा है। हमसे पूछा गया है कि इसमें A क्या होगा। तो पहले तो ये बता दूं कि अभी जो मार्च अटेम्प्ट हुआ है उसमें आप देखेंगे कि ये वाली रिएक्शंस नंबर ऑफ पेपर में आई, ये वाली ये 2-3 बार आ चुका है इसी में। अब 18 मार्च को भी जो पेपर हुआ है उसमें भी इसमें से क्वेश्चन बना है। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा हुआ है, इन द अबव केमिकल रिएक्शन इंटरमीडिएट एक्स एंड रिएजेंट कंडीशन ए आर। तो भाई ये सबसे पहले हम देखें, एनिलीन का रिएक्शन Na-Na2 से करते हैं HCl की प्रेजेंस में, तो बनता है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर X तो क्या होगा, X हो जाएगा बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। इट मीन्स यहाँ पर ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पर ये यस N2Cl दे रखा है, N2Cl इसमें दे रखा है, N2Cl यहाँ पर भी दे रखा है। अच्छा, फोर्थ की बात करें तो नाइट्रोबेंजीन बना रखा है, तो ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं होगा। अब आंसर मिलेगा या तो सेकंड में या फिर थर्ड में। अब और आगे चले तो यहाँ पर X तो बना बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के बाद ए रिएजेंट बताना है जिससे फिनॉल बने। तो याद रखिएगा ये तो एसएन रिएक्शन होती है, SNAR रिएक्शन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जिसमें यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, वाटर के साथ। वाटर ही इस पर अटैक करके इसको फिनॉल में कन्वर्ट करता है। तो इसका सही एंड परफेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो यहाँ पर हमें 4 रिएक्शन गिवन है, हमें बताना है कि इसमें किसमें हॉफमैन ब्रोमाइड नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कंपाउंड ब्रोमीन NaOH, ये बना रखा है, इसमें भी KOH, इस तरह से हमें ये दे रखा है। बस ये बताना है कि कौन सा किसमें हॉफमैन ब्रोमाइड नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए जो नंबर 1 रिएक्शन दे रखा है, नंबर 1 में हमें ये वाला कंपाउंड दे रखा है, जब इसका रिएक्शन ब्रोमीन NaOH से करेंगे तो ये तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन शो करेगा। होगा क्या, इसमें से यहाँ से CO2 ग्रुप एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेट होगा तो ये कंपाउंड बनेगा। इट मीन्स ये जो रिएक्शन दे रखा है ये करेक्ट है, इसमें हॉफमैन रिएक्शन होगा। सेकंड की बात करें तो यहाँ पर देखो साइनोबेंजीन दे रखा है, करेक्शन KOH H2O से करें
तो देखो इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले साइनो बेंजीन का रिएक्शन करवा रखा है KOH के बाद H2O से, और सेकेंड स्टेप में ब्रोमीन NaOH। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, KOH से करेंगे तो साइनाइड का क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस होगा तो यहाँ पर इस केस में एक चीज़ इनको देना चाहिए था लिख कर, वो ये है कि ये हाइड्रोलिसिस कौन सा, पार्शियल या कंप्लीटली। तो यहाँ पर चूंकि अब दे रखा है तो उसको हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस कंसिडर करेंगे, तो इस केस में बन जाएगा वही बेंजामाइड, और बेंजामाइड रिएक्शन करेंगे ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो फिर से हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन होगा, से बन जाएगा यहाँ पर एनिलीन, और इसमें से CO ग्रुप एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये भी हॉफमैन रिएक्शन शो करेगा। नंबर 3 पर आ जाए, कंपाउंड दे रखा है बेंजोइल क्लोराइड। चलो ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। नंबर 3 में दे रखा है इसका रिएक्शन कराना है अमोनिया के साथ NaOH के प्रेजेंस में, और बाद में ब्रोमीन NaOH। तो क्या होगा, बेंजोइल क्लोराइड अमोनिया से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, वही अमाइड बनाएगा, और अमाइड के बाद वही ब्रोमीन NaOH से करेंगे रिएक्शन, तो फिर इसमें भी हॉफमैन रिएक्शन होगा, से कंपाउंड क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। तो ये भी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन शो करेगा। अब फोर्थ ऑप्शन में आइए, तो फोर्थ ऑप्शन का जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या दे रखा है, हमें एक कीटोन दे रखा है। कीटोन रिएक्शन पहले कराना है ब्रोमीन के साथ NaOH के प्रेजेंस में, देन हाइड्रोलिसिस, उसके बाद अमोनिया, उसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो अगर इन सभी को हम यहाँ पर कंसिडर करें तो देखो सबसे पहले क्या होगा, एसीटोन कीटोन है का रिएक्शन ब्रोमीन NaOH से करेंगे, तो ये तो भाई ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन हुआ, हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो यहाँ पर चूंकि ब्रोमीन दे रखा है तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो CH3CO पार्ट है, तो ये CH3 से तो क्या बनेगा, ब्रोमोफॉर्म बनेगा, रिमेनिंग पार्ट का क्या बनेगा, सॉल्ट। तो रिमेनिंग पार्ट इसका बनेगा सॉल्ट, ये हो जाएगा COO-, लेकिन चूंकि लास्ट में H+ भी दे रखा है, एसिडिफिकेशन भी करेंगे तो अल्टीमेटली ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, COOH में, और कौन अलग हो गया, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म अलग हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन करा रहे हैं अमोनिया से, तो कार्बोक्सिलिक एसिड विद अमोनिया क्या बनाता है, अमाइड। ठीक है, इससे बना अमाइड, ये अमाइड बना। अब लास्ट स्टेप देखो, लास्ट स्टेप में रिएक्शन करवा रखा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से और वाटर के प्रेजेंस में। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो कि अमाइन को रिड्यूस करके क्या बना देता है, एमीन में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है इसमें कहीं पर भी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन नहीं आ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 4। हाँ, अगर इसके बाद ब्रोमीन और NaOH लिखा होता तो फिर हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हो जाता, लेकिन लास्ट स्टेप में क्या लिखा हुआ है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो इससे यही इसका करेक्ट आंसर बनता है। In group 15 element which is the metal and form of hydride with strongest reducing power among the group 15 hydrides। तो सारे group 15 hydrides आप यहाँ चाहो तो लिख लें, और ये group 15 hydrides अपने क्या हो जाएंगे, group 15 hydrides स्टूडेंट्स अपने लिए क्या हो जाएंगे, like NH3, PH3, ASH3, SBH3 एंड BiH3, ये 3 हो जाएंगे, और जिसमें सबसे वीकेस्ट बॉन्ड हमारे पास BiH बॉन्ड होगी बिकॉज ऑफ साइज डिफरेंस। सो सबसे आसानी से आपको मिलेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन so along with some products, so when it acts as reducing agent, it tends to give nascent, easiest way of obtaining nascent hydrogen because of weakest bond dissociation energy। so bismuth यही reducing agent हो गया, ये definition है। reducing agent वो है जो nascent हाइड्रोजन दे या nascent ऑक्सीजन ले, तो इस तरीके से अपना आंसर हो जाएगा बिस्मथ। Next देखिए स्टूडेंट्स, given below are two student, one labeled as assertion and the labeled as reason। size of Bk3+ ion is less than Np3। बर्किलियम एंड नेपच्यूनियम ये दो कंपाउंड्स हैं, B3+, चार्ज लगा दिया गया है, एक्टिनाइड्स हैं बेसिकली। और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, आप मालूम है लेंथिनाइड और एक्टिनाइड कंट्रैक्शन, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग, तो उसी पर बेस्ड है। तो साइज़ के बारे में बात करें तो
नेपच्यूनियम का एटॉमिक नंबर है 93, बर्कीलियम का 97 है। तो जो पहले आएगा नेपच्यूनियम की साइज़ कम होगी, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा इसकी साइज़ डिक्रीज कर दी जाएगी। तो दिस इज़ जस्ट बेसिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेंथिनाइड या एक्टिनाइड कंट्रैक्शन। उसने एक्टिनाइड वर्ड नहीं यूज़ किया, बट लेंथिनाइड कंट्रैक्शन से अंडरस्टूड है कि एक्टिनाइड वाला भी बात क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, सो 4 इज़ द राइट आंसर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक रिएक्शन सीक्वेंस हमें यहाँ पर दे रखा है। फर्स्ट कंपाउंड ये दे रखा है, रिएक्शन करा रखा है 20% H3PO4 से, टेम्परेचर भी हाई है और पूछा है मेजर प्रोडक्ट ए। उसके बाद सेकेंड नंबर ये कंपाउंड में पोटेशियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड से रिएक्शन करवा रखा है, से पूछा है मेजर कंपाउंड बी। ए और बी हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो इस केस में तुम्हें याद होगा एक रिएक्शन हमने पढ़ा था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, याद आ रहा है? उसमें हमने लिया था कंसंट्रेट H2SO4। तब वहाँ पर ये कहा था कि कंसंट्रेट H2SO4 के अलावा H3PO4 भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। हाई टेम्परेचर पे क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा। और ये जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन का टाइप क्या होता है? E1 रिएक्शन होगा। ठीक है, E1 रिएक्शन होगा तो पहले तो H+ कहाँ अटैक करेगा? इस O पर कौन अटैक करेगा? H+ से ही बनेगा H2O। H2O रिलीज होगा, H2O रिलीज होगा तो इस वाले यहाँ से ये रिलीज हो जाएगा, तो इस C पे चार्ज क्या आएगा? प्लस। अब केटाइन के बाद लास्ट स्टेप क्या होता है? डीप्रोटोनेशन होगा। तो उसमें दो टाइप का एल्कीन पॉसिबल है। कौन कौन सा एल्कीन पॉसिबल है? ये हम बना सकते हैं यहाँ पर, देखो ये लिखा CH3, यहाँ पर आया प्लस। अब H कहाँ से रिलीज होगा? या तो इस वाले बीटा कार्बन से या फिर उस वाले कार्बन से। चलो यहाँ से रिलीज करा तो डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। एक और पॉसिबल प्रोडक्ट इसमें बनेगा, कौन सा वाला? ये वाला। अब बात यह है कि दोनों में से मेजर कौन होगा? तो तुम्हें याद होगा E1 रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट होता है सेडजेफ एल्कीन। सेडजेफ का मतलब मोर स्टेबल एल्कीन। तो यहाँ पर हम देखें तो इन दोनों एल्कीन में ये वाला एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, तो इसमें जो ए होगा वो ये वाला होगा, मोर स्टेबल, मतलब सेडजेफ एल्कीन बनेगा। इस वाले केस में बात करें तो यहाँ पर भी यही दो टाइप के एल्कीन बन सकती है, लेकिन हम देखें कि ये जो रिएक्शन है ये E2 टाइप का रिएक्शन होगा। इसमें यहाँ पर टर्शरी ब्यूटोक्साइड कैसा बेस है? बल्कि बेस है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाए तो CH3 लिखा हुआ है होल थ्राइस, देन O माइनस से इट इज यहाँ पे कौन? K+ है, याद रखो ये। ठीक है, तो देखो ओके नेक्स्ट। हाँ, तो यहाँ पर ये जो बेस होता है, ये बेस कैसा है? बल्कि बेस है। तो ये उसी कार्बन से H रिलीज करेगा जो लेस स्टेटिकली हिंडर्ड होगा। तो बीटा कार्बन, जिस कार्बन पे क्लोरीन है वो तो अल्फा, तो बीटा कौन सा? ये बीटा और ये भी बीटा। ये वाला बीटा 2 डिग्री, ये बीटा 1 डिग्री, तो लेस हिंडर्ड कौन सा हुआ? ये वाला लेस हिंडर्ड हुआ। तो ये जो O- होगा वो यहाँ से H रिलीज करेगा और पाई बॉन्ड यहाँ पर बनेगा। मतलब इस केस में एल्कीन बनेगा कौन सा वाला? कुछ इस टाइप का। ये होगा हॉफमैन एलिमिनेशन, मतलब हॉफमैन एल्कीन बनेगा इस केस में। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन वाइज यहाँ पर जो सही आंसर आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे रखा है द टाइप ऑफ पॉल्यूशन दैट गेट्स इंक्रीज ड्यूरिंग द डे टाइम एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन O3 इज। तो भाई यहाँ पर देखो, इसमें देखा ग्लोबल वार्मिंग, रिड्यूसिंग स्मोक, एसिड रेन, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। तो तुम्हें याद होगा जो स्मोक होता है वो दो टाइप का होता है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। तो चूंकि यहाँ पर O3 है, ओजोन है, तो भाई ओजोन की जो प्रेजेंस में जो स्मोक होगा वो कैसा होगा? ऑक्सीडाइजिंग स्मोक होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन हम कह सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें याद रखिएगा इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये एक कंपाउंड हमें दे रखा है, रिएक्शन हमें कराना है डाइबल H के साथ टोल्यूइन के प्रेजेंस में, टेम्परेचर रेंज -78 डिग्री सेंटीग्रेड, और लास्ट में क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो इस केस में देखो यहाँ पर डाइबल H जब क्लास में पढ़ाया जाता है तब कहा जाता है कि डाइबल H की जो रिएक्शन है बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले भी देखा जा चुका है कि कई सारे एग्जामिनेशन में इस पर क्वेश्चन आ चुका है।
तो ये तो मतलब हर साल का ही है कि इसमें से क्वेश्चन आने के चांस बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर देखो ये कंपाउंड दे रखा है, इसमें हम देखें कि यहाँ पर ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कौन सा है, एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। और डाइबल एच लो टेम्परेचर पर अराउंड -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस बॉन्ड को ब्रेक करके इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये O पे चार्ज आता है माइनस और ये बनता है एल्डिहाइड ग्रुप में। चूंकि लास्ट में दे रखा है हाइड्रोलिसिस तो O- भी H+ लेकर कन्वर्ट किस में हो जाता है, OH में। तो यहाँ पर देखो अगर हम आंसर की इसमें बात करें तो इस वाले कार्बन पर ये कौन सा ग्रुप आ रहा है, OH, और इस वाले पर आ रहा है एक CH2 के बाद फिर CHO आ रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए नंबर 4। याद रखिएगा चूंकि -78 डिग्री है इस पर एल्डिहाइड बनता है। अगर यही टेम्परेचर रूम टेम्परेचर कर दिया जाए तो रूम टेम्परेचर पर यही एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस होकर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। बट चूंकि टेम्परेचर हमें -78 दे रखा है तो परफेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, नंबर 4। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, मैच द लिस्ट वन। जैसे कि आपको पता है हैबर्स प्रोसेस इज यूज फॉर व्हाट, अमोनिया। इट इज इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया के लिए यूज करते हैं हैबर्स प्रोसेस। दूसरा अपने पास है ओस्वाल्ड प्रोसेस इज यूज फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया यूजिंग प्लेटिनम। कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज यूज फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के लिए यूज करते हैं। डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड इज कैटलिस्ट यूज्ड इन दिस। हॉल-सेरॉल्फ प्रोसेस मेटलर्जी का प्रोसेस है, दैट इज एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन। तो ये सब स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन हैं जो आपने पढ़ी हैं, इसमें ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो ये सारी बताएं। 4 इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, इट इज V2O5. catalyst is not N2O5. It is here by mistake. It is V2O5. Okay students. Next question देखें students. Given below are the two statements. The statement E0 value of C4 plus to C3 plus is 1 point. We know that cerium plus 4 is ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली लेगा ही, और इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल बच्चों क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ना इस रिएक्शन की बात हो रही है, यानी C4 प्लस इलेक्ट्रॉन लेके C3 प्लस, और क्योंकि लेंथिनाइड है, लेंथिनाइड्स में +3 स्टेट इज मोर स्टेबल। आपको पता है मोर स्टेबल, +3 स्टेट इज मोर स्टेबल। तो देखें स्टूडेंट्स, तभी उसी इक्वेशन में लेंथिनाइड की करेक्टरिस्टिक स्टेबल स्टेट +3 होती है। तो देखें स्टूडेंट्स, इसमें गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मोर C3 प्लस इज मोर स्टेबल, वही लेंथिनाइड इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ पर साइन प्लस लगा दीजिएगा स्टूडेंट्स। सो हमारे पास 4th स्टेटमेंट इज, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज, स्टेटमेंट सेकंड क्या है, सीरियम is more stable in C4 plus, नहीं, cerium is more stable in C3 plus. So this is the answer. Next question बच्चों देखें, given below are the two statements. Statement 1, both CaCl2.CH2 undergoes dehydration on heating. तो ये statement सही है, डिहाइड्रेट करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड भी डिहाइड्रेट करता है, मैग्नीशियम क्लोराइड डिहाइड्रेट करता है। डिहाइड्रेशन पे मैग्नीशियम क्लोराइड जनरली जनरेट करता है, बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, जनरेट कर देता है। बट डिहाइड्रेट दोनों होते हैं, मतलब लॉस ऑफ मॉइस्चर तो दोनों से ही होना है। तो ये तो फिक्स्ड है कि लॉस ऑफ मॉइस्चर तो होना ही होना है। एंड BO इज एम्फोट्रिक इन नेचर, बाकी बेरिलियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है, यही एम्फोट्रिक है, रेस्ट आर बेसिक इन ऑक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो ये देखो डिहाइड्रेट करके बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया, ये डिहाइड्रेट हो गया। बाकी रिएक्शन बैलेंस कर लीजिएगा, एक प्रोडक्ट यहाँ HCl भी आ जाएगा, एक क्लोरीन लॉस हुआ है, H2O प्लस HCl भी यहाँ पर जनरेट होगा। सो स्टूडेंट्स, इसमें देख लीजिए मैग्नीशियम क्लोराइड .6H2 डज नॉट कंप्लीटली डिहाइड्रेट्स। सो 2 इज द राइट आंसर। कंप्लीट डिहाइड्रेशन सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड का हो रहा है, MgCl2.6H2O का कंप्लीट डिहाइड्रेशन नहीं हो रहा है। सो 2 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट दे रखा है असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन ए में दे रखा है
enol form of acetone CH3COCH3 exists in less than 0.1% quantity. However, the enol form of the acetyl acetone CH3COCH2 COCH3 exists in approximately 15% quantity. तो देखिए रीजन दे रखा है, enol form of acetyl acetone is stabilized by intramolecular hydrogen bonding which is not possible in enol form of acetone. Choose the correct statement. अब ये स्टेटमेंट दे रखा है A is true, R is false, both A and R true. तो देख लेते हैं इसका सोल्यूशन यहाँ पर क्या होगा. एक्चुअली जो एसीटोन होता है, एसीटोन का अगर हम इनोल फॉर्म बनाए तो क्या बनता है, ये वाला इनोल बनेगा. और जनरली इनोल के रेस्पेक्ट में कीटो फॉर्म मोर स्टेबल होता है, तो यहाँ पर ये ज़्यादा स्टेबल होता है. इसका अमाउंट तो बहुत बहुत कम होता है, अराउंड 10⁻³ होता है, बहुत कम इनोल होता है. लेकिन अगर हमें दे रखा है एसिटाइल एसीटोन, तो ये कंपाउंड होता है, दिस इज एसिटाइल एसीटोन. देखो ये क्या है, ये एसीटोन है. एसीटोन से कौन सा ग्रुप अटैच्ड कर दिया, CH3CO. CH3CO ग्रुप कौन सा होता है, एसिटाइल ग्रुप होता है, इसलिए इसका नेम होता है एसिटाइल एसीटोन. ठीक है. इसमें जब टॉटामेरिज्म होगा तो कौन सा H पार्टिसिपेट करेगा, ये वाला H. तुम्हें याद है दो कीटोन के बीच में जो CH2 ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, और एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का जो H होता है वो एसिडिक H होता है. तो यही वाला H इसमें टॉटामेरिज्म में पार्टिसिपेट करता है. ये वाला H आता है O के पास और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, तो ये बना डबल बॉन्ड, देन इस O पर आया H. अच्छा जी, इस O पे चार्ज डेल नेगेटिव, H जुड़ा हुआ है O से, H पे चार्ज डेल पॉजिटिव, तो इस ऑक्सीजन के और इस H के बीच में ये एक इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग बनता है, जिससे ये इनोल स्टेबल हो जाता है. और यही रीज़न है कि इक्विलिब्रियम पर इसका अमाउंट कितना होता है, 76%. इट मीन्स ग्रेटर देन 15% जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था. तो यहाँ पर कुल मिलाकर इसका इनोल फॉर्म ज़्यादा होने का रीज़न क्या है, स्टेबल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो अगर हम इसके ऑप्शंस की बात करें तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा. क्या लिखा हुआ है, बोथ A and R assertion and reason are true but R is the correct explanation of A. तो इसका करेक्ट ऑप्शन डेफिनेटली कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion and other is labeled as reason. The HOH bond angle in water molecule is 104.5 degree. The lone pair repulsion of electron is higher than the bond pair repulsion. तो सही ये स्टेटमेंट है. H2O में हमें मालूम है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर का केस है. लोन पेयर थ्योरेटिकली एंगल हमारा होना चाहिए कितना, 109 डिग्री 28 मिनट, जो कि टेट्राहेड्रल का एंगल है. बट लोन पेयर रिपल्शन के कारण क्या हो गया, ये एंगल तो बढ़ा बट ये एंगल क्या कर गया, दिस एंगल इंक्रीजेज बट दिस एंगल डिक्रीजेज, ये डिक्रीज कर गया. दिस इज 104. सो रीजन भी सही, स्टेटमेंट भी सही है और उसका रीजन भी करेक्ट है. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों. मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड. सारे एसिड्स हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखा है. तो यहाँ पे आप देखिएगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज H3PO2 +1 स्टेट. ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज H3PO4 +5 स्टेट. हाइपोफॉस्फोरिक एसिड इज H4P2O6 दैट इज +4 स्टेट. ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड इज H3PO3 दैट इज +3 स्टेट. आप कॉलम मैच कर लीजिएगा. एसिड्स हैं, इनके ऑक्सीडेशन नंबर हैं, इजीली आप निकाल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ सल्फर फ्रॉम द ओर्स इज. तो रिमूवल ऑफ सल्फर फ्रॉम द ओर के लिए बच्चों क्या करेंगे, रोस्टिंग. सल्फाइड ओर्स या सल्फर हमें हटाना है तो रोस्टिंग करेंगे. रोस्टिंग में सल्फर विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स SO2. सो बेसिक क्वेश्चन है, सेकंड इज द राइट आंसर. रोस्टिंग रिमूव सल्फर एज SO2. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है द फंक्शन ऑफ एंटीहिस्टामाइन आर. तो भाई ये फिर क्वेश्चन इसमें से आया, लास्ट टाइम भी इसमें से क्वेश्चन आया था. कंडीशन देखा जाता है कि इसमें से क्वेश्चन बन ही रहे हैं. तो यहाँ पर देखिए इसका जो यूज़ होता है मेनली वो होता है एंटासिड में एंड एंटी एलर्जिक में.
टोटली एनसीईआरटी बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो इसमें तो कुछ इफ एंड बट हम कह नहीं सकते। तो मेनली इसका याद रखिएगा, इसका जो यूज़ होता है वो है एज ए एंटासिड एंड एंटी एलर्जिक। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2MnO4 माइनस प्लस BC2O4CH गिविंग XMn2 प्लस YCO2 प्लस ZH2। तो इस रिएक्शन में बच्चों बैलेंस करना है, हमें मालूम है Mn कहाँ से कहाँ जा रहा है। Mn जो है बच्चों इसमें MnO4 माइनस में Mn7 प्लस से जा रहा है Mn2 प्लस, यानी इस प्रोसेस में गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स है। और C2O4 में हमें मालूम ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन +3 है, एक +3 तो 2 पे हो गया +6, यहाँ 2CO2 कार्बन ऑक्साइड में +4 हो गया, यानी +4 × 2 + 8 मीन्स लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेसिक अगर इसको बैलेंस करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, यहाँ पे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो एक बात तो क्लियर है बच्चों, इक्वेशन में हमारे पास 2KMnO4 तो B की वैल्यू आएगी 5, और यहाँ पे C इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा 10, ये Mn कितना हो जाएगा 2। ओके स्टूडेंट्स, ये है बेसिक बैलेंसिंग। तो देखो इसमें 2MnO4 Mn2 प्लस बैलेंस हो गया, Y हो गया। अब हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करेंगे बच्चों, यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे अपने पास 2 4 × 2 8, और 8 प्लस हाउ मच बोलो स्टूडेंट्स, कितने हो गए 20, 8 प्लस 5 × 4 20, तो 20 प्लस 28 हो गए। तो जिसमें से क्या हो जाएंगे बच्चों 10, तो 10 × 20 तो यहीं ख़त्म हो गए, तो बचे कितने 8, तो ये हो जाएगा Z की वैल्यू आ जाएगी 8 हाइड्रोजन 8। देखें स्टूडेंट फिर से देख लें इसे, जब ये 5 आएगा तो 5 × 4 20 20 और 4 × 2 28 28 ये हो जाएंगे। तो 28 अगर ये हो जाएंगे तो यहाँ पे CO2 आया 10, तो 10 × 2 दिस कम्स आउट टू बी 20, हमारे पास बचते हैं 4। फाइनली वी आर गोइंग टू गेट द रिएक्शन एज, सो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, वी हैव ए कोफिशिएंट 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा फाइनली 16H प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हमें 8 चाहिए होगा यहाँ पे। तो यही इसमें क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रखा है। फाइनली वी हैव 16H प्लस, क्योंकि हमें मालूम है Mn की स्टेट क्या है 7 प्लस, जैसा भी हमने बच्चों आपको अभी क्या किया एक्सप्लेन किया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कंप्लीट कंबशन ऑफ 750 ग्राम ऑफ एनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोवाइड्स 420 ग्राम ऑफ CO2 एंड 210 ग्राम ऑफ H2O। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, the percentage composition of carbon and hydrogen organic compound is 15.3 and this respectively। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन की हमें परसेंटेज कार्बन की दे रखी है, हाइड्रोजन की हमें निकालनी है। नौ हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी हो इट फाइनली ऑन कंबशन O2 से रिएक्ट करके क्या देगा CO2 एंड H2O। तो हाइड्रोजन सारा का सारा क्या हो गया वाटर में चला गया, तो जितनी हाइड्रोजन यहाँ रही होंगी उतनी हाइड्रोजन यहाँ आएगा, तो जो भी हाइड्रोजन इसके अंदर रहा होगा, तो ये 750 ग्राम दे रखा है इसका टोटल वेट, और इससे हमें 420 ग्राम मिलता है CO2 एंड 210 ग्राम मिलता है H2O। तो परसेंटेज कंपोजिशन का है, तो हमें अगर हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी तो बच्चों कैसे निकालेंगे हाइड्रोजन की, 210 ग्राम वाटर है डिवाइडेड बाई 18, ये मोल्स ऑफ वाटर हो गए, इंटू 2 ये मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हो गए, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 है, ये वेट ऑफ हाइड्रोजन हो गया, दिस डिवाइडेड बाई 750 इंटू 100, दिस इज परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है। परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है क्योंकि सारा कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड का CO2 में है, तो 420 ग्राम हमारे पास ये है, 420 ग्राम डिवाइड बाई 44 इसका मोलर मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसमें कार्बन का एक ही है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12, दिस डिवाइड बाई 750 इंटू 100,
तो यहाँ से अपने को मिल जाएगी परसेंटेज ऑफ कार्बन, या लिबिक मेथड इसको आप लोग पढ़ते होंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड या परसेंटेज डिटर्मिनेशन चैप्टर में। तो फाइनली देखिए बच्चों, ये रहा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 2/2 इंटू मास ऑफ वाटर, मास ऑफ कंपाउंड 18, सब कुछ सब्स्टिट्यूट किया तो वी आर गोइंग टू गेट दिस अराउंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, AB2 is 10% dissociated in water to A2 plus and B minus. The boiling point of A is 10 and this much solution of AB2 is this much round off to this. तो boiling elevation in boiling point का है। AB2 बच्चों आपको dissociate करेगा, AB2 will gives what बोलो, A2 plus plus 2B minus। मान लो 1 मोल लेके चले तो 1 माइनस अल्फा, अल्फा एंड 2 अल्फा, इसका वेंट ऑफ फैक्टर हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा आई। और हमें फॉर्मूला क्या यूज करना है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई टाइम्स के बी इंटू मोलेलिटी। तो ये सारे कॉन्स्टेंट दे रखे, आई की वैल्यू 1 प्लस 2 अल्फा हो जाएगा। अगेन देखिएगा, वी आर गोइंग टू गेट सब कुछ इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया है, A2 प्लस प्लस 2B माइनस, आई की वैल्यू हमें निकालना है, आ ही जाएगी इस तरीके से। एंड फाइनली डेल्टा टी बी सोल्यूशन इज 106, क्योंकि डेल्टा टी बी की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो अल्फ़ा के बारे में जो है जनरेशन दे रखा है कि, और एक कंप्लीट जो है 0.1 जनरेट कर रखा है इसका। देखो बच्चों, इसका अल्फ़ा हमें जो है प्रोवाइडेड है, AB2 इज 10% आयनाइज डिसोशिएटेड, मीन्स अल्फ़ा की वैल्यू हो गई कितनी अपने पास 0.1, यानी आई की वैल्यू आ गई 1 प्लस 2 इंटू 0.1, दैट इज 0.2, 1.2 हो गया इसका आई, इस तरीके से। तो देखो बच्चों, आ गया ये क्वेश्चन फाइनली जो है इस तरीके से आ गया। तो डेल्टा टी बी इन सबसे वर्कआउट कर लिया, आई की वैल्यू देखो 1.2 आ ही गई, जैसे हमने आपको बताया है। फाइनली इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, a certain element crystallizes in a BCC structure of unit cell edge length if the same element undergoes condition crystallizes in the FCC, lattice the edge length of the unit cell। तो हमें मालूम है दोनों ही क्रिस्टलाइज कर रहे हैं, एक बार BCC में है, एक बार FCC में ही है। edge length this much if the same element undergoes the same condition of crystallization in the lattice the edge length of the unit cell in angstrom will be। तो इस प्रोसेस में क्या रहेगा बच्चों, रेडियस ऑफ एटम विल रिमेन अनचेंज्ड। आप किसी भी सिस्टम में क्रिस्टलाइज करें, रेडियस ऑफ एटम्स विल रिमेन अनचेंज्ड। तो पहले में आपके पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में आप लोग पढ़ते हैं कि एज लेंथ अगर उसकी L है तो L√3 जो कि बॉडी डायगोनल बनता है, दैट इज 4 टाइम्स R, R इज द रेडियस ऑफ एटम। तो एज लेंथ हमें दिवाई रखी। फिर सेकंड, दिस इज फॉर BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। फिर हमें दे रखा FCC में वही कर क्रिस्टलाइज करता है, तो FCC में एज लेंथ उसकी निकालनी है। इफ द सेम एलिमेंट, लेट्स से न्यू एज लेंथ इज L डैश, नाउ L√2 इज इक्वल टू 4R, दिस इज फॉर FCC, क्योंकि हमें मालूम है रेडियस, यानी L√3 इज इक्वल टू L डैश√2। तो यहाँ से आपको मिल जाएगी L डैश न्यू एज लेंथ। तो देखें बच्चों, इस तरीके से ये रखा है। फॉर BCC वी हैव √3A या एज लेंथ जो भी मान लें, ये जो हमने आपको प्रोवाइड किया L√3 या √3A जैसा भी आप कर लें। FCC में √4R, दोनों से A निकाल करके इक्वेट कर दे, A इज इक्वल टू 27। एक में हमें प्रोवाइड कर रखी है एज लेंथ 4R/√3 निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके, the equivalent of ethylene diamine required to replace the neutral ligands from the coordination sphere of trans complex of COCl3.4NH3। नो देखिए बच्चों स्टूडेंट्स, COCl3.4NH3 को पहले हमने नोटेशन, इट इज कोबाल्ट नॉट कार्बन मोनोऑक्साइड, CH3,4Cl2Cl, और इसको इस तरह लिख दिया, दिस इज ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। हमें पास EN और EN है, इनको रिप्लेस करना है। तो ये इन दोनों को, न्यूट्रल को रिप्लेस करने के लिए वी रिक्वायर 2En, और इस तरह से रिप्लेसमेंट हो जाएगा फाइनली। एंड फाइनली विल गेट आंसर 2 इथाइलिन डायमीन, दिस इज ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, फॉर द रिएक्शन
A gas giving B gas at 495 Kelvin, delta GR is given. तो delta GR से हम इसका equilibrium constant निकाल सकते हैं, because delta GR reaction is minus 2.303 RT ln K minus 2.33 RT log K equilibrium और minus RT ln K equilibrium. तो equilibrium constant वहाँ से निकल सकता है. If you start the reaction in closed container, this will 22 millimoles of A, the amount of B at equilibrium mixture. तो अमाउंट ऑफ बी इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर तभी निकलेगा जब हमें मिलेगा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम. यहाँ से सिस्टम में के इक्विलिब्रियम आया एंड फाइनली इसके मिलीमोल्स दे रखे हैं. ये 0 है, 22 माइनस एक्स, ये एक्स एंड फाइनली वर्किंग आउट विद एक्स. सो वी आर गोइंग टू गेट बी इज इक्वल टू 20 मिलीमोल्स. बी आ जाएंगे इसमें स्टूडेंट्स. ओके. When light of wavelength 248 nanometer falls on a metal of threshold energy 3.0 electron volt, the de Broglie wavelength of emitted electrons is. तो हमें मालूम है कि de Broglie wavelength emitted electrons की हमें कैसे निकालेंगे. पहले तो उनकी velocity निकालनी पड़ेगी, because de Broglie wavelength is equal to h upon p, that is h is Planck's constant, m mass जो है and p mass of electrons, emitted electrons, and p h अपॉन पी और फाइनली वेलोसिटी हमें चाहिए. तो हमें दे रखा व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 248 फॉल्स ऑन अ मेटल थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ दिस वन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन. तो अल्टीमेटली वेलोसिटी इज रिक्वायर्ड. तो ये देखो देख रखा है यूजिंग आइंस्टाइंस फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन एच सी बाई लेमडा इज इक्वल डब्ल्यू इंटू काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ से हम लोग जो है वर्क फंक्शन प्रोवाइडेड कर रखा है, इंसिडेंट दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी निकाली, काइनेटिक एनर्जी से मोमेंटम निकाला एंड लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी. फाइनली लेमडा हैज़ बीन कैलकुलेटेड. तो मोमेंटम अपने को चाहिए था और वो हमें आइंस्टाइंस फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस को यूज़ करके हमें काइनेटिक एनर्जी मिलेगी एंड काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स मोमेंटम इज इक्वल टू 2 मास इनटू काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ से आप लोग इसको आराम से समझ सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. 6.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ KOH aqueous हैज डेंसिटी ऑफ दिस मच. द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन निकालना हमें, मोलरिटी सब में निकालनी है. तो मोलरिटी बच्चों अपन कैसे निकाल सकते हैं. पहले तो या तो अपन एक काम कर सकते हैं इसमें कि वी कैन यूज़ द फॉर्मूला. डेंसिटी, मोलरिटी और मोलैलिटी में जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो हम यूज़ कर सकते हैं. या तो आप इस तरीके से आप निकाल लें कि जो कि स्टैंडर्ड फार्मूला है. और ये स्टैंडर्ड फार्मूला अगर आपको एग्ज़ाम में नहीं ध्यान है फिर हमारे पास क्या आएगा कि मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. फिर हमारे पास ये आ जाएगा. मान लो सॉल्वेंट का मास 1 kg, मान लेते हैं सॉल्वेंट का मास 1 kg है. तो 1000 ग्राम तो हो गया अपना क्या सॉल्वेंट. और मोलैलिटी कितनी दे रखी है 6.5. तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, यानी 6.5 मोल आर इन 1 kg, 6.5 मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KOH. तो KOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, पोटेशियम 39, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, 9 6 15 1 16 और 3 1 4 56 आ गया इसका मॉलिक्यूलर वेट. सो दिस इनटू व्हाट 56 हो जाएगा. और दोनों को जोड़ देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन. एंड मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट, क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इज व्हाट, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम. डेंसिटी दे रखी है अपने को सिस्टम में. इसमें डेंसिटी बच्चों कितनी प्रोवाइडेड है देखें 1.89 ग्राम. तो 1.89 ग्राम इंटू वॉल्यूम सॉल्यूशन इन ml, क्योंकि दे रखा है हमें डेंसिटी ग्राम पर cm क्यूब या cm क्यूब सी 1 cm क्यूब इज सेम एज व्हाट 1 ml. तो इस तरह से अपने को मिल जाएगा वॉल्यूम इन ml. यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज दिस. और जैसे ही वॉल्यूम मिल गया तो मोलैरिटी बच्चों यहाँ कितनी हो जाएगी अपने पास, मोल्स कितने हो गए 6.5 डिवाइडेड बाय ये वॉल्यूम जो निकाल चुके हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, एंड दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय 1000 सो एज टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर. तो यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स.
two salt A2X and MX have the same value of solubility product, this much, the ratio of their molar solubilities is, तो दो सॉल्ट है अपने पास A2X and this has same value of solubility product. तो A2X कैसे एनालाइज करेगा सिस्टम में, बोलो बच्चों, A2A प्लस X2 माइनस में ये है, अगर have the same value of the solubility product, तो मान लो इसकी solubility S मान लें, तो ये हो जाएगा 2S और ये S, इसका KSP हो जाएगा 2S स्क्वायर इंटू S, दैट इज 4S क्यूब। इस तरीके से कर लेंगे। दूसरा सॉल्ट अपने पास कौन सा है, MX। MX will tend to ionize, MX एक सॉल्ट है जो कि आयनाइज करेगा M2 प्लस लेट से X2 माइनस, इस तरह से आयनाइज कर जाएगा। अब सॉलिबिलिटी मान लो S डैश है, तो ये S डैश, ये S डैश, नाउ KSP इसका कितना हो जाएगा, S डैश का स्क्वायर, दोनों को इक्वेट कर देना, 4S क्यूब इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, देन द रेशियो ऑफ देयर सॉलिबिलिटी, दैट इज सॉलिबिलिटी S और S डैश का रेशियो निकालना है। तो बच्चों S और S डैश का रेशियो सिंपल आ जाएगा, देखो अपने पास A2X विल गिव A2 प्लस 2X माइनस AX2 सॉलिड, इट इज गिवन एज A2X। सो स्टूडेंट्स देख लेते हैं, ये आयनाइज करेगा, इसका सॉलिबिलिटी देखो x के टर्म्स में बोल दिया, आप S कर लें, 4x क्यूब, व्हाट वी हैव 4x क्यूब, यहाँ पे आएगा तो y स्क्वायर आएगा, तो एक बार आप यहाँ से जो है इट इज़ mx नॉट bx। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार आपको जो है इसमें सॉलिबिलिटी, क्योंकि अगर आप ऐसे कर लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, 4x क्यूब और मान लो आप y स्क्वायर करेंगे, तो ये x और y का रेशियो निकालने में मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि x क्यूब अपॉन y स्क्वायर ही तो आप निकाल पाएंगे। अब ये x अपॉन y से नहीं सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए आपको सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू से सॉलिबिलिटीज निकालनी ही पड़ेंगी, अदरवाइज ये नहीं आएगा। तो ये इस तरीके से आप लिखिएगा, एक का आएगा 4x क्यूब, दूसरे का आएगा y स्क्वायर, अगर x और y या s या s डैश जो भी आप लेते हैं, चाहे s डैश लें चाहे x और y लें, तो जो भी आप लेते हैं, तो ये इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व नहीं होगी। इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम यहाँ से x इसकी KSP वैल्यू से ही निकालें, जो कि हमें दे रखी है 4 × 10⁻⁻12, ताकि यहाँ से x निकालें, फिर यहाँ से y भी निकालें, तो अब सॉल्व करेंगे तो हमारा आसानी से x और y की वैल्यू सॉल्व है। इसको डिवाइड करेंगे, 4 कैंसिल, तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, सीधा x आ जाएगा, इसका 1/3 दैट इज 10⁻⁻4 आ जाएगा, ऐसे ही सीधा आ जाएगा। y निकालेंगे, यहाँ से इसका रूट लेंगे, तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 10⁻⁻6 हो जाएगा, ऐसे ही सीधा आ जाएगा। देखो आंसर 2 × 10⁻⁻6, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब रेशियो निकाल लीजिए, आंसर 50 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट वी हैव द कंपोजिशन ऑफ फॉर्मिक एसिड ऑन गोल्ड सरफेस फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इफ द रेट कांस्टेंट इज दिस मच एंड द एक्टिवेशन एनर्जी इज दिस मच, द रेट कांस्टेंट एट 200 केल्विन इज दिस मच। तो नाउ हमें अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट्स दे रखे हैं, यानी वी हैव टू यूज आर्हेनियस इक्वेशंस, दैट इज log K2/K1 En, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज, एक दे रखा है, एक निकालना है, फाइनली आप सॉल्व कर लीजिएगा, यू आर गोइंग टू गेट दिस आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं।